ज्योग्राफी के इस सेशन में हमने अपने लास्ट सेशन में यूरोप महाद्वीप को पढ़ा था। यूरोप महाद्वीप का मैक्सिमम हिस्सा हमने कवर कर लिया था। हमने आपको बताया भी था कि यूरोप महाद्वीप का हमारा जो पूरा स्टडी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कवर हो चुका है। हालांकि एक सेक्शन यूरोप का भी बचा हुआ है जिसको आज हम एशिया को शुरू करेंगे और उस रूस के हिस्से को देखते हुए एशिया में एंट्री कर जाएंगे। वो मैंने सुविधा के लिए जानबूझ के उस समय यूरोप के क्षेत्र में या यूरोप पढ़ते वक्त नहीं देखा था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे अपनी चर्चा रसिया के उस वाले पार्ट से जो यूरोप वाले क्षेत्र में है। उसमें भी हमने रसिया की नदियों को देख लिया था, कुछ नदियों को, और कुछ शहरों को देखना है रशिया के। तो हम बेसिकली यहाँ से शुरू करेंगे रसिया के यूरोप वाले पार्ट से और फिर यहीं से हम एंट्री कर जाएंगे एशिया कॉन्टिनेंट के क्षेत्र में। ठीक है, और आज हम देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। देखने का तरीका, स्टडी करने का हमारा जो तरीका होगा वो वैसा ही होगा कि हम पहले एशिया कॉन्टिनेंट के चारों तरफ जो वाटर बॉडीज हैं उनको देखेंगे। वाटर बॉडीज के बाद जो मेन स्ट्रेट्स हैं, जलसंधियां हैं, उनको देखेंगे। और जलसंधियां देखने के बाद फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से देश हैं एशिया के, उनमें कौन से देश ऐसे हैं जिनकी कैपिटल्स हमसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद फिर हम नदियां देखेंगे और जब हम नदियों का स्टडी करेंगे एशिया महाद्वीप में तो उन्हीं नदियों के तट पर बसे हुए जो भी सिटीज हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको उन्हीं नदियों के साथ देख लेंगे। ठीक है, और फिर हम मेन जो माउंटेन्स हैं उनको देख लेंगे, पठार्स जो हैं प्लेटोस उनको देख लेंगे, झीलों दो कुछ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको देख लेंगे और हमारी जो चर्चा है वो एशिया को लेकर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम शुरू करेंगे रसिया के यूरोप वाले सेक्शन से। ठीक है, तो आप लास्ट सेशन में, मैं आपको याद दिला दे रहा हूं कि हमने कहां पर छोड़ा था। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने कुछ नदियों की बात कर ली थी रशिया में। देखिए यहां पर हमने बात की थी एक नदी की जिसका नाम है ओनेगा। ओनेगा के बाद हमने एक नदी की बात की थी जिसका नाम है दवीना। दवीना के बाद मेजन और मेजन के बाद पेच्योरा। ये चार नदियों की बात हमने कर ली थी। ठीक है, ओनेगा, दवीना, मैं नाम लिख देता हूं, ओनेगा, दवीना, मेजन और पेच्योरा। इन नदियों की बात हमने कर ली थी कि ये जो चार नदियां हैं रशिया की हैं, इनका क्रम क्या है ये हमने देख लिया था। और ये नदियां जाकर व्हाइट सी में गिर रही थी, खासकर ओनेगा, दवीना और मेजन, ये तीन नदियां जाकर व्हाइट सी में गिर रही थी और पेच्योरा रिवर जाकर बैरेंट सी में गिर रही थी। पेच्योरा रिवर के बारे में मैंने बताया था कि पेच्योरा रिवर का जो कोस्ट है वो पूरा का पूरा एरिया लिग्नाइट कोयला या कोल माइंस के लिए फेमस है, लेकिन चूंकि फ्रोजन एरिया में है, पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जा पा रहा है। हालांकि वर्तमान समय में ऐसे टेक्नोलॉजीज की खोज की जा रही है और रशिया जैसे देश ने आर्कटिक सर्कल नाम का जो समूह बनाया है उसके सहयोग से अन्य देशों के साथ इस क्षेत्र में जो भी मिनरल्स पाए जा रहे हैं उनके एक्सट्रैक्शन के लिए लगातार कोशिश जारी है। अब इन चार नदियों को देखने के बाद यहां से आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। यहां से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ और नदियां दिखेंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उन नदियों का क्रम देख लेते हैं। ठीक है, तो पेच्योरा के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए एक नदी मिलेगी ओब, ओब रिवर। ठीक है, ओब रिवर के बाद आगे आप बढ़ेंगे तो ओब के बाद एक नदी मिलेगी जिसका नाम है येनेसी। ठीक है, येनेसी। येनेसी के बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए एक नदी है जिसका नाम है अंगारा। अंगारा, अंगारा से आगे बढ़ेंगे तो एक नदी है लीना। लीना, लीना के आगे बढ़ेंगे तो एक नदी आपको मिलेगी, देखिए ये है लीना, यहां से निकल के ये पूरा जा रही है लीना रिवर। ठीक है, लीना रिवर के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगी एक रिवर जिसका नाम है इंडी गरिका। और इंडी गरिका के आगे बढ़ेंगे तो यहां पर एक रिवर है जिसका नाम है कोलियामा। ठीक है, कोलियामा। तो ये मुख्य नदियां हैं, इतनी नदियों को ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, क्रम मैं फिर से बता रहा हूं, 1 नंबर ओनेगा, 2 नंबर दवीना, 3 नंबर मेजन, 4 नंबर पेच्योरा, उसके बाद 5 नंबर ओब, 6 नंबर येनेसी, 7 नंबर अंगारा, 8 नंबर लीना, 9 नंबर
इंडिगरिका और 10 नंबर कोलियामा। ये 10 नदियां हैं जो रशिया वाले क्षेत्र में एक क्रम से दिखाई दे रही हैं। ठीक है, इनमें शुरू की 4 नदियों की बात हमने कर ली थी। अब 5वें ओब नदी की अगर हम बात करें तो ओब नदी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस वाले क्षेत्र से निकल रही है, जो मंचूरिया हिल्स का एरिया है, बेसिकली रसिया का जो दक्षिणी पार्ट है उस क्षेत्र से निकल रही है ये ओब नदी। और ये ओब नदी साइबेरिया वाले क्षेत्र से होकर जाकर गिरती है। यहाँ से देखिए ये जाकर गिर रही है यहाँ पर वहाँ है ओब की खाड़ी। ओब की खाड़ी में, ओब की खाड़ी किस सागर का पार्ट है? तो यहाँ पर देखिए यह है कारा सागर। ठीक है, तो ओब नदी कारा सागर में जाकर गिरती है। ओब रिवर का अगर आप उद्गम देखेंगे कहाँ से निकल रही है तो ये आप देखिए ये यहाँ से निकल रही लगभग, ये ओब रिवर है पूरा। ठीक है, यहाँ से ये होकर जा रही है। तो ये ओब रिवर है जो पश्चिमी साइबेरिया की, वेस्टर्न साइबेरिया की एक इंपॉर्टेंट नदी है जो कारा सागर के ओब की खाड़ी में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, ओब के बाद दूसरी रिवर है येनिसी। येनिसी की बात करें, ये भी पश्चिमी साइबेरिया यानी वेस्टर्न साइबेरिया की ही एक रिवर है। वेस्टर्न साइबेरिया की एक रिवर है जो वेस्टर्न साइबेरिया को सेंट्रल साइबेरिया वाले जो एरिया है उससे अलग करती है, उससे सेपरेट करती है। यानी कि ये रिवर येनिसी है, इसके इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये वेस्टर्न साइबेरिया का हिस्सा है, वेस्टर्न साइबेरिया, और इसके इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सेंट्रल साइबेरिया का हाईलैंड वाला एरिया है। ठीक है, तो वेस्टर्न साइबेरिया को सेंट्रल साइबेरिया के हाईलैंड वाले एरिया से, सेंट्रल उच्च भूमि से अलग करती है ये येनिसी नदी। ठीक, अब ये येनिसी नदी की बात करेंगे तो ये जो है ये भी यहाँ से देखिए यहाँ से निकल रही है और यहाँ से इस तरीके से जाकर कारा सागर में ही येनिसी की खाड़ी में, यहाँ पर ये है येनिसी की खाड़ी। ठीक है, येनिसी की खाड़ी तो कारा सागर के येनिसी की खाड़ी में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर दे रही है। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। येनिसी रिवर हमने देख लिया। अब येनिसी रिवर के बाद ही देखिए आप यहाँ पर एक रिवर और देखेंगे जो कि बैकाल लेक से निकल रही है। ये है आपका लेक बैकाल। ठीक है, लेक बैकाल, बैकाल झील से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है अंगारा। ये अंगारा रिवर इसी येनिसी की सहायक नदी है। ठीक है, तो बैकाल झील जो साइबेरिया के क्षेत्र में है, सेंट्रल साइबेरिया वाले एरिया में पड़ती है और दुनिया की सबसे गहरी झील है, वर्ल्ड डीपेस्ट लेक है ये बैकाल झील। ठीक है, इस बैकाल झील से एक नदी निकल रही है जिसका नाम है अंगारा। ये अंगारा रिवर जाकर येनिसी रिवर में मिल जाती है, येनिसी की सहायक नदी है, और फिर येनिसी जो है वो येनिसी की खाड़ी कारा सागर में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर दी। ठीक है, अंगारा रिवर के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो इसी बैकाल झील से एक और नदी निकलती है। आप ये देखिए एक और नदी बैकाल झील से ही निकलती है और निकलने के बाद ये नदी इस तरीके से होते हुए जाकर गिरती है लाप्टेव सी में। इस नदी का नाम है लीना। लीना नदी की बात करें तो लेक बैकाल से निकलती है। लेक बैकाल से निकलने के बाद ये रिवर याकुट्स शहर जो है रसिया का, उस शहर से होते हुए लाप्टेव सी में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज करती है ये लीना रिवर। ठीक है, तो लीना रिवर भी साइबेरिया की ही एक रिवर है। अब लीना रिवर की बात करेंगे तो लीना रिवर के एक तरफ आपका सेंट्रल साइबेरिया वाला एरिया है, ये हमने बताया था सेंट्रल साइबेरिया है। येनिसी नदी के एक तरफ ये येनिसी रिवर है, तो येनिसी रिवर के इस तरफ वेस्टर्न साइबेरिया। ठीक है, वेस्टर्न। येनिसी नदी के ईस्ट में आपका सेंट्रल साइबेरिया का हाईलैंड है, और फिर लीना नदी के ईस्ट में अगर आप देखेंगे तो एक माउंटेन मिलेगा आपको जिसका नाम है बरखोयांस्क। बरखोयांस्क। तो जो लीना रिवर है वो सेंट्रल साइबेरिया के प्लेन्स को
अलग करता है बरखोयास्क हाईलैंड से या बरखोयास्क माउंटेन वाले रीजन से, और फिर लीना रिवर जाकर लाप्टेव सागर में गिर जाती है जो कि आर्कटिक ओशन का ही पार्ट है। ठीक है, लाप्टेव सागर में लीना नदी जाकर गिर जाती है। लीना नदी के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसी बरखोयांस्क माउंटेन वाले क्षेत्र से एक नदी निकलती मिलेगी जिसका नाम है इंडी गरिका। ये देखिए, ये इंडी गरिका रिवर है, और ये जो इंडी गरिका रिवर है ये बरखोयांस्क माउंटेन वाले क्षेत्र से निकलकर जाकर गिरती है ईस्ट साइबेरिया सी में। यहां पर देखिए, यह है ईस्ट साइबेरिया सी। तो ईस्ट साइबेरिया सी में जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है इंडी गरिका रिवर। ठीक, फिर यहीं बरखोयांस्क वाले क्षेत्र से ही अगर आप देखेंगे तो बरखोयांस्क क्षेत्र से ही एक और रिवर निकल रही जिसका नाम है कोलियामा। ये कोलियामा रिवर भी जाकर ईस्ट साइबेरिया सी में अपना वाटर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, तो कोलियामा रिवर ईस्ट साइबेरिया सी में ही जाकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही है, और कोलियामा ईस्ट साइबेरिया की रिवर है। साइबेरिया के ये सबसे पूर्वी हिस्सा जो है उस क्षेत्र की सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है कोलियामा। ठीक है, तो अभी तक हमने एशिया के जिन नदियों को देखा, कौन कौन सी, तो ओनेगा, दबीना, मेजन, पेचोरा। उसके बाद ओब, येनिसी की सहायक अंगारा जो कि लेक बैकाल से निकल रही है। ठीक, फिर लीना नदी को देखा जो कि बैकाल झील से निकलकर अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही लाप्टेव सागर में। लीना रिवर के बाद आगे बढ़ेंगे तो इंडी गरिका बरखोयांस्क हाईलैंड वाले क्षेत्र से निकलकर ईस्ट चाइना सी में जा रही है, और फिर हमने देखा कोलियामा रिवर को जो बरखोयांस्क जो माउंटेन है वहां से निकलकर ईस्ट साइबेरिया सागर में जाकर अपना जो वाटर है वो डिस्चार्ज कर रही है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई। इसके बाद रसिया की एक और नदी हमको देखना है। आप रसिया के मिडिल वाले पार्ट में आएंगे तो मिडिल वाले पार्ट में आपको एक रिवर मिलेगी। यहां पर देखिए, ये है आपका एक रिवर, ये जिसका नाम है अमूर। ये इस तरीके से आकर यहां गिर रही है। ठीक है, जहां पर ये इस रिवर का नाम है अमूर। अमूर रिवर की बात करें तो ये मंचूरियन हिल्स के पास से निकलती है। ये मंगोलिया के पास में मंचूरियन हिल्स है। बेसिकली दो नदियां हैं, एक नदी का नाम है शिल्का, एक का नाम है जरगोन। ठीक, ये दो अलग अलग नदियां हैं जो मंचूरियन हिल्स के पास से निकलती हैं, और इन्हीं दोनों नदियों को, मतलब यहां से मान लीजिए कि शिल्का रिवर निकली, यहां से जरगोन रिवर निकली, और ये दोनों आपस में मिलकर एक संयुक्त धारा बनती हैं, और इन्हीं दोनों के मिलने के बाद अमूर रिवर बनती है। ठीक है, तो मंचूरियन हिल्स वाले क्षेत्र से निकलती है अमूर रिवर, और ये अमूर रिवर रूस और चाइना का बॉर्डर बनाते हुए बहती है। आप यहां पर देखिए, ये चाइना का हिस्सा है। मैं पेन चेंज करके दिखाता हूं, जो मैं ग्रीन से दिखा रहा हूं वहां पर देखिए, यहां से देखिए, ये ग्रीन वाला ये चाइना और रसिया का बॉर्डर बना रही। इसके एक तरफ चाइना है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ रसिया है। तो अमूर रिवर मंचूरियन हिल्स से निकलकर रसिया और चाइना के बॉर्डर से होते हुए जाकर गिर कहाँ रही है, तो सी ऑफ ओखोटस्क में। यह है सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर में जाकर गिर रही है। ओखोटस्क सागर में भी अगर आप देखेंगे तो ओखोटस्क सागर जो है वो बेसिकली पैसिफिक ओशन का पार्ट है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन में जाकर गिर रही, आप ये भी कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जहां पर ये नदी गिर रही वहीं पर एक आइलैंड आपको मिल जाएगा। उस आइलैंड का नाम है सखालिन आइलैंड, और सखालिन आइलैंड के पास में ही एक जलसंधि है जिसका नाम है ततर जलसंधि। ठीक, ततर जलसंधि। तो अमूर रिवर मंचूरियन हिल्स से निकलकर रसिया और चाइना का बॉर्डर बनाते हुए पैसिफिक ओशन के पास ततर जलसंधि के समीप अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं, और ये ततर जलसंधि जो है वो सखालिन द्वीप को अलग करता है रशिया से। हालांकि सखालिन द्वीप भी रसिया का ही है। तो ये है आपका सखालिन आइलैंड, और इस तरफ है रसिया, और सखालिन आइलैंड और जो
रशिया का क्षेत्र, उसके बीच में ततर जल संधि पाई जा रही है। अब ततर जल संधि जोड़ेगी किसको? तो ऊपर की तरफ ओखोटस्क सी है और नीचे की तरफ जापान सी है, उन दोनों को जोड़ती है। ठीक है, बाकी अभी हम जब जल संधियां पढ़ेंगे तो वहां पर इसको देखेंगे। ठीक, तो ये रशिया की मेन जो रिवर्स है उनकी बात हो गई। ठीक, अब हमको रशिया के बारे में एक दो बातें और जाननी है, जो बेसिकली पॉलिटिकल मैप आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल जो चीजें हैं उनके बारे में। यहां तक चीजें क्लियर हैं? ठीक है, अब हम आते हैं रशिया के पॉलिटिकल चीजों पर। पॉलिटिकल चीजों में अगर आप आए रशिया के, तो हम सबसे पहले चलते हैं वहां पर। जब हमने यूरोप पढ़ना शुरू किया था तो हमने एक जगह देखा था फिनलैंड, और फिनलैंड के पास में हमने देखा था फिनलैंड की खाड़ी। ठीक है, यहां पर अगर आप आए तो ये है फिनलैंड, और फिनलैंड की खाड़ी है ये है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी के पास अगर आप आएंगे तो वहां पर आपको एक शहर दिखेगा जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। यहां पर देखिए, यह है सेंट पीटर्सबर्ग। मैं लिख देता हूं, सेंट पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग मिल गया। सेंट पीटर्सबर्ग के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक शहर मिलेगा मॉस्को, जो कि रशिया की राजधानी है और साथ ही साथ रशिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर भी है। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग हो गया। सेंट पीटर्सबर्ग के बाद मॉस्को। मॉस्को के जस्ट बगल में अगर आप देखेंगे तो एक जगह है तुला, तो मॉस्को के बगल में तुला, और तुला के बगल में, मॉस्को और तुला के बगल में ही आपको एक शहर और मिल जाएगा जिसका नाम है इवनॉय। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक शहर है जिसका नाम है इवनॉय। ठीक, इवनॉय शहर। इवनॉय शहर के नीचे आप आएंगे तो एक शहर मिलेगा कजान, यह है आपका कजान। ठीक, कजान के पास में देखेंगे तो एक शहर मिलेगा पर्म, पर्म के नीचे येकाटरिनबर्ग, येकाटरिनबर्ग के नीचे चेलियाबिंस्क, चेलियाबिंस्क। ठीक है, चेलियाबिंस्क हो गया। चेलियाबिंस्क के बाद ओमस्क शहर मिलेगा उसके हल्का सा ईस्ट में। ओमस्क के जस्ट नीचे मिलेगा नोवोसिबर्स्क, नोवोसिबर्स्क। ठीक, नोवोसिबर्स्क के बाद आपको मिलेगा क्रेस्नोयार्स्क, क्रेस्नोयार्स्क। क्रेस्नोयार्स्क के आगे थोड़ा सा जाएंगे, बैकाल झील के एकदम कोस्ट पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा इरकुट्स्क, इरकुट्स्क। और बैकाल झील के ईस्ट में देखेंगे तो एक शहर मिलेगा उलान उड़े, उलान उड़े। ठीक है, उलान उड़े के बाद आप और आगे जाएंगे, अमूर रिवर के बाद आगे की तरफ आप जाएंगे तो आपको यहां पर एक शहर मिल जाएगा एकदम सी ऑफ जापान के पास में, एकदम यहां पर एक शहर मिल जाएगा जिसका नाम है व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक। इतनी चीजें आपको रशिया में देखना है, इतने शहर देखना है। अब हमको एक एक करके इन्हीं के बारे में जानना है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना शुरुआत से। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूं। चलिए वापस से आइए फिनलैंड की खाड़ी के पास में। जब आप फिनलैंड की खाड़ी के पास में आएंगे तो हमने बताया आपको एक शहर मिलेगा जिसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली बात एक बंदरगाह है। ठीक, बंदरगाह है, फिनलैंड की खाड़ी के पास में स्थित है, और साथ ही साथ रशिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है, सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है रशिया का। ठीक है, तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है मॉस्को, जो रशिया की राजधानी भी है। इसके अलावा ये एक बंदरगाह है। बंदरगाह के अलावा ये सेंट पीटर्सबर्ग जो है वो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का पश्चिमी जंक्शन है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का पश्चिमी जंक्शन, वेस्टर्न जंक्शन। ठीक है, तो इसी सेंट पीटर्सबर्ग से ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग चलती है जो दुनिया की सबसे लंबी रेलमार्ग है। ठीक है, दुनिया की सबसे लंबी रेलमार्ग है। अब चूंकि रशिया का क्षेत्र है सेंट पीटर्सबर्ग,
और ये सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। और मैंने आपको बताया था कि जो इम्पोर्टेंट बंदरगाह होते हैं, पोर्ट होते हैं, वहाँ पर जलयान उद्योग, शिपिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो सेंट पीटर्सबर्ग एक शिपिंग इंडस्ट्री हब के रूप में जाना जा रहा है, या शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए भी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा जलयान उद्योग का विकास हुआ है, तो औद्योगिक दृष्टि से, इंडस्ट्रियल दृष्टि से भी इस सेंट पीटर्सबर्ग का काफी महत्व है रशिया के क्षेत्र में। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग के नीचे आएंगे तो आपको मास्को शहर मिलेगा। मास्को जो कि रूस की राजधानी है। ठीक है, रूस की राजधानी है। इसके अलावा मॉस्को जो है वो रसिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला शहर भी है, मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया भी है। मॉस्को के बगल में आपने एक शहर देखा था तुला, तुला या टुला लिखा जाता है। तो मॉस्को और टुला, ये जो दोनों रीजन है, ये दोनों रीजन रशिया में लिग्नाइट टाइप का जो कोयला होता है उसके प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो मॉस्को और टुला रीजन लिग्नाइट कोयला के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। इसके अलावा मॉस्को का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, पूरा का पूरा मॉस्को तुला का रीजन। अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा है, लिग्नाइट कोयला भी मिल रहा है, इसके अलावा यहाँ पर जो लेबर्स हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है और बहुत ही कम प्राइस में अवेलेबल है। तो लेबर की मात्रा ज़्यादा हो जाने की वजह से, साथ ही साथ आसपास में इंडस्ट्रियल एरियाज होने की वजह से, है ना, इन सब होने की वजह से यहाँ पर कॉटन इंडस्ट्रीज का विकास बहुत ज़्यादा हो गया। सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ शुरुआत में। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग का विकास होने के साथ साथ चूंकि लेबर कम पैसे में ज़्यादा मिल रहे हैं, कोयला भी मिल रहा है, ठीक है, और आसपास के एरिया में कुछ और खनिज, यूराल जो माउंटेन का एरिया है वहाँ पर आयरन वगैरह भी पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कजाकिस्तान वाले एरिया में अगर आप देखेंगे तो कजाकिस्तान वाले एरिया में भी आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं। तो इस वजह से इसके आसपास के पूरे क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होने लगा। अब जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ज़्यादा होने लगा तो मॉस्को और तुला वाले क्षेत्र से कॉटन इंडस्ट्रीज को डिसेंट्रलाइज्ड किया जाने लगा, और कॉटन इंडस्ट्रीज को यहाँ से डिसेंट्रलाइज करके इसी तुला के बगल में एक शहर है जिसको मैंने बताया इवानोय, इवानोय, इस इवानोय जगह पर शिफ्ट कर दिया गया कॉटन इंडस्ट्रीज को, और इसीलिए कॉटन इंडस्ट्रीज का सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट इस समय इवानोय में मिलता है। और इवानोय को रशिया का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो इवानोय मैनचेस्टर ऑफ रसिया नाम से फेमस है, मैनचेस्टर ऑफ रसिया। ठीक है, इवानोय की बात हो गई। इवानोय के नीचे जितने भी आपने शहर देखे, ये कजान देखा, पर्म देखा, उफा देखा, येकाटेरिनबर्ग, चेलियाबिंस्क, ये सभी शहर इंडस्ट्रियल हब के रूप में पाए जा रहे हैं। इंडस्ट्रीज का बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर विकास हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये पूरा का क्षेत्र यूराल औद्योगिक क्षेत्र वाला एरिया है, या यूराल रिवर का क्षेत्र है। आप देखिए ये यूराल माउंटेन इसी क्षेत्र में है, और ये जो यूराल माउंटेन का पूरा क्षेत्र है वो कोल को छोड़कर, कोयला को छोड़कर बाकी जितने भी मेटालिक मिनरल्स होते हैं सब यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सारे मेटालिक मिनरल्स पाए जाते हैं सिवाय कोयला के। और कोयला कहाँ मिल रहा है? तुला और मॉस्को में। तो कोयला यहाँ पर, बाकी सारे मिनरल्स यहाँ पर, इसलिए इस पूरे रीजन में ही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसमें भी जो येकाटेरिनबर्ग है ये एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में विकसित है। ठीक है, ये येकाटेरिनबर्ग इंडस्ट्रियल हब है पूरे रशिया का। कहाँ पर स्थित है ये शहर? तो ये सारे के शहर यूराल का जो पर्वतीय एरिया है, यूराल माउंटेन का जो एरिया है वहां पर स्थित है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी उद्योग का विकास हुआ है तो चूंकि आयरन मिल रहा है तो लौह इस्पात उद्योग है ना, लौह इस्पात उद्योग के साथ साथ हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज का विकास इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, इसके अलावा आप यहां से नोवासिबिर्स्क में पहुंचेंगे, ओमस्क, ये सभी इंडस्ट्रीज वाले ही एरिया हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों का हुआ है।
ठीक है। इसके अलावा एक चीज और देखते हैं, हमने अभी बात की सेंट पीटर्सबर्ग में, सेंट पीटर्सबर्ग से एक रेलवे लाइन गुजरती है जिसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग। अब अगर हम एक बार ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग की बात करें तो सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होता है ये, सेंट पीटर्सबर्ग से शुरू होकर ये इस तरीके से यहां से होकर येकाटरिनबर्ग इसका एक स्टेशन है, येकाटरिनबर्ग। इसके बाद चेलियाबिंस्क एक स्टेशन है, ठीक है। चेलियाबिंस्क के बाद अगर आप देखेंगे तो ये ओमस्क इसका एक स्टेशन है, ओमस्क के बाद नोवासिबर्स्क ये भी इसका एक स्टेशन है। इसके बाद इरकुट्स्क एक स्टेशन है, इरकुट्स्क जो कि बैकाल झील के तट पे है। इरकुट्स्क के आगे अगर आप देखेंगे तो एक शहर पड़ता है, जो बैकाल लेके उसके आगे यहां पर एक शहर पड़ता है जिसका नाम है चिता। चिता, ये चिता एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। और चिता के बाद यहां पर आकर व्लादिवोस्टोक, व्लादिवोस्टोक एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। तो ये पूरा रूट है ट्रांस साइबेरियन रेलवे के। ट्रांस साइबेरियन रेलवेज का जो मुख्य स्टेशन है उसको आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग है, येकाटरिनबर्ग है, चेलियाबिंस्क है, उसके बाद ओमस्क, नोवासिबर्स्क और इरकुट्स्क, इरकुट्स्क जो बैकाल झील के पास में है। इरकुट्स्क के बाद चिता, चिता के बाद व्लादिवोस्टोक। व्लादिवोस्टोक जो है इस ट्रांस साइबेरियन रेलवे का ईस्टर्न जंक्शन है जो कि जापान सी के तट पर स्थित है, या उसी को ईस्ट सी पूर्वी सागर भी कहा जाता है। क्योंकि ये भी एक कोस्ट पर स्थित है, एक पोर्ट सिटी है, इसलिए व्लादिवोस्टोक में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जलयान उद्योग का, शिपिंग इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है। और साथ ही साथ यहाँ पर कागज और माचिस इंडस्ट्रीज है ना, पेपर इंडस्ट्रीज या पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज जो होते हैं उनका, और माचिस इंडस्ट्रीज का, दिया सलाई इंडस्ट्रीज का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ है इस व्लादिवोस्टोक में। ठीक है, ये आपने देख लिया ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग को। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग का ही एक दूसरा रूट भी है जो सेंट पीटर्सबर्ग से मॉस्को आता है, और मॉस्को के बाद ये आपका ये जो चेलियाबिंस्क है, इस चेलियाबिंस्क वाले क्षेत्र में आकर मिल जाता है। तो अगर प्रश्न में मॉस्को आ जाए तो उसको भी आप ये मान सकते हैं कि वो भी स्थित है आपका इस जो ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है उसके स्टेशन के रूप में। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली ट्रांस साइबेरिया रेलमार्ग की। ठीक है, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इन शहरों के क्रम पर। ठीक, तो ये हमने रशिया की बात कर ली। ठीक है, अब यहां से रशिया की बात कर लेने के बाद अब हम यहां से एंट्री कर जाएंगे एशिया में। वैसे भी ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग शुरू तो होता है यूरोप से, लेकिन वो आकर एंड होता है व्लादिवोस्टोक में, जो कि एशिया वाले रसिया का पार्ट है या एशिया वाले क्षेत्र में स्थित है। यानी कि हम रसिया के क्षेत्र में तो ऑलरेडी एंट्री कर ही चुके हैं। ठीक है, अब हम रशिया के एशिया के क्षेत्र में अगर एंट्री कर लिए हैं तो हम सबसे पहले वाटर बॉडीज को देख लेते हैं। ठीक है, वाटर बॉडीज को देखते हैं। वाटर बॉडीज में मैं आपको एक क्रम दिखाता हूं। सबसे पहले नॉर्थ में जो आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन के जितने भी सागर हैं छोटे छोटे, उसके जो पार्ट हैं उनका एक क्रम आपको वेस्ट टू ईस्ट देखना है। ठीक है, तो आप यहां पर आइए, यहां पर जहां पे आपने देखा था कोला प्रायद्वीप, कोला प्रायद्वीप आपने देखा था, कोला प्रायद्वीप के पास आपने देखा था यहां पर एक सागर जिसका नाम है व्हाइट सी, व्हाइट सी। ठीक है, व्हाइट सी, जहां पर ओनेगा, दवीना और मेजर नदियां आकर गिर रही थी। व्हाइट सी के बाद आप, व्हाइट सी हो गया ये, व्हाइट सी के बाद आपका आता है यहां पर देखिए तो यह है बैरेंट सी। बैरेंट सी के बाद आगे चलेंगे तो आएगा कारा सी। ठीक है, व्हाइट सी हो गया, बैरेंट सी जहां पे चोरा रिवर आकर गिर रही थी, फिर कारा सागर, कारा सागर में हमने बताया था ओब नदी आकर गिर रही है और येनिसी नदी आकर गिर रही है, तो ये कारा सागर हो गया।
कारा सागर के और आगे जाएंगे तो आपको लाप्टेव सागर मिलेगा, लाप्टेव सी, जहां पर आकर लीना रिवर अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही थी। लाप्टेव सी के आगे जाएंगे तो ईस्ट साइबेरिया सी, यानी पूर्वी साइबेरिया सागर, जहां पर आकर इंडिगरिका नदी और कोलियामा नदी अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही थी। और ईस्ट साइबेरिया के आगे आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक सागर मिलेगा, उस सागर का नाम है चुक्ची, चुक्ची सी। ठीक है, चुक्ची सी के आगे आप जाएंगे तो आपका ये आ गया बेरिंग सी। बेरिंग सी आप पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, वहीं पर बेरिंग जल संधि। तो यहां से अब इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का एरिया आ जाएगा। तो बेरिंग सी नॉर्थ अमेरिका और जो यूरोप का साइबेरिया वाला पार्ट है उसके बीच में स्थित है। ठीक है, और इसी जगह पर बेरिंग जल संधि है जो रशिया के साइबेरिया जो पेनिनसुला उसको अलग करता था अलास्का के क्षेत्र से। बेसिकली जो अलास्का का क्षेत्र है वो पहले रशिया का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में रशिया ने उसे बेच दिया और इसलिए वर्तमान में जो अलास्का है उस पर यूएसए का कब्जा है या वो यूएसए का हिस्सा है। तो ये जो सागर है इनका क्रम आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट सी, बैरेंट सी, कारा सी, लाप्टेव सी, ईस्ट साइबेरिया सी और चुक्ची सी, इतना क्रम आपको ध्यान में रखना है। इतना देख लेने के बाद, ठीक है, अब आपको देखना क्या है, कुछ और जो सागर हैं उनको देखना है, कुछ और जो वाटर बॉडीज हैं उसको देखना है। आपको इस मैप में आना है। इस मैप में आप आइए। तो इस मैप में अगर आप आएंगे तो देखिए यहां पर आ गया आपका, यहां पर है आपका चुक्ची सी जो मैंने बोला, ठीक है। उसके नीचे यहां पर देखिए ये है आपका बेरिंग सी, इसके इस तरफ देखिए तो ये है अलास्का का क्षेत्र और ये है आपका साइबेरिया का क्षेत्र, यहीं पर आपका है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन हमने पढ़ा था जब हम लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इंटरनेशनल डेट लाइन मैंने आपको बताया था कि बेरिंग सागर में दक्षिण पश्चिम की ओर, साउथ वेस्ट की ओर उसको मोड़ दिया गया है और फिर एल्यूशियन आइलैंड्स को बचाने के लिए वापस सीधा किया गया है। ठीक है, और फिर वो सीधा आकर फिर आप यहां पर देखेंगे तो जो कुछ द्वीप हैं पैसिफिक ओशन को, उनको बचाने के लिए वापस से उसको मोड़ा गया है। ठीक है, तो आप बेरिंग सी आ गए। यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक सागर मिलेगा यहां पर, सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर। ठीक है, ओखोटस्क सागर। अब ये ऊपर जितना हमने देखा कारा सागर, लाप्टेव सागर है ना, ईस्ट साइबेरिया, चुक्ची, ये सब आर्कटिक जो सागर है उसके पार्ट थे। अब हम आ गए हैं ईस्टर्न पार्ट में जो कि है पैसिफिक ओशन, एशिया के पूरब में है। अगर हम पैसिफिक ओशन के कुछ और कुछ जो सागर हैं, कुछ मार्जिनल सीज हैं, उनकी बात करें तो आपने एक तो देख लिया बेरिंग सागर। बेरिंग सागर से आगे आप आएंगे तो आप देखेंगे सी ऑफ ओखोटस्क। ठीक है, सी ऑफ ओखोटस्क। सी ऑफ ओखोटस्क जहां पर आप देख रहे हैं वहीं पर आप एक द्वीप देख रहे हैं, ये द्वीप का नाम है सखालिन। ठीक है, सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप। और इस तरफ अगर आप देखें तो ये रसिया है। तो सखालिन द्वीप और रसिया के बीच में यहां पर एक जलसंधि है इस तरीके से, उस जलसंधि का नाम है ततर जलसंधि, ततर स्ट्रेट। ये जो ततर स्ट्रेट है यहीं पर आकर अमूर रिवर जो है अपना वाटर डिस्चार्ज कर रही थी। ठीक है, तो ततर जलसंधि या तरतरी भी कई बार लिखा मिलता है। तो वो सखालिन द्वीप को रशिया से अलग करता है और ओखोटस्क सागर को जापान सागर से कनेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद सी ऑफ ओखोटस्क हो गया। सी ऑफ ओखोटस्क के आगे आइए तो आपको मिलेगा सी ऑफ जापान। सी ऑफ जापान, इसी को ईस्ट सी भी कहते हैं, पूर्वी सागर भी कहते हैं। ठीक है, एटलस में आपको बस उत्तर से दक्षिण की तरफ नीचे जाते जाना है। जितना सागर का नाम मैं बता रहा हूं उन सागर को आप देखते जाइए, उन सीज को। आपसे एग्जाम में इनका क्रम लगाने को पूछा जा सकता है।
दूसरी चीज, जितनी भी एशिया की आप नदियां पढ़ेंगे, रिवर्स पढ़ेंगे, उन रिवर्स का जो माउथ है या उन रिवर जो अपना वाटर डिस्चार्ज करती हैं वो इन्हीं सीज में आकर करती हैं, इन्हीं सागरों में। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन इनसे यही पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी अपना वाटर किस क्षेत्र में डिस्चार्ज कर रही है। ठीक है, इसलिए इनको देखना ज्यादा जरूरी है। ठीक, तो बेरिंग सी के बाद सी ऑफ ओखोटस्क, सी ऑफ ओखोटस्क के बाद कतर जल संधि वहीं उसके पास में ही है। उसके नीचे आएंगे तो ईस्ट सी या सी ऑफ जापान। ठीक है, सी ऑफ जापान के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा येलो सी, पीला सागर। ठीक है, पीला सागर, पीला सागर के पास में अगर आप देखेंगे तो आपको एक जगह मिलेगी, यहां पर देखिए येलो सी के पास में, इसको कहते हैं गल्फ ऑफ पोहाई, गल्फ ऑफ पोहाई, गल्फ ऑफ पोहाई, ये पीला सागर के पास में ही है। ठीक है, ये है पीला सागर का क्षेत्र, ये है गल्फ ऑफ पोहाई। तो पीला सागर में ही गल्फ ऑफ पोहाई है। इसके बाद नीचे तक की तरफ आएंगे तो आपको मिल जाएगा ईस्ट चाइना सी, पूर्वी चीन सागर। ठीक है, पूर्वी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर हो गया। पूर्वी चीन सागर से आप नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा साउथ चाइना सी। यहां पर देखिए यह है साउथ चाइना सी। ठीक, साउथ चाइना सी हो गया। साउथ चाइना सी के अंदर आप देखेंगे यहां पर, जहां पर वियतनाम वाला क्षेत्र है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो एक खाड़ी मिलेगी गल्फ ऑफ टोंकिंग। यह है आपका गल्फ ऑफ टोंकिंग, जो साउथ चाइना सी का ही हिस्सा है। तो गल्फ ऑफ टोंकिंग, गल्फ ऑफ टोंकिंग के नीचे आइए या साउथ चाइना सी के नीचे आइए तो आपको मिलेगा सुलू सागर, सुलू सी। ठीक, तो सुलू सागर, सुलू सागर के नीचे आएंगे तो मिलेगा सेलेबस सी, सेलेबस सी। सेलेबस सी के दाहिने के वेस्ट साइड में आएंगे तो आपको मिलेगा जावा सी, और ईस्ट साइड में मिलेगा बांडा सी। ठीक है, जावा सी और बांडा सी। ठीक है, बांडा सी के नीचे आराफुरा सी मिल जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में आप देख चुके हैं। ठीक है, तो यहां से आप आराफुरा सागर पहुंच गए। आराफुरा सागर से आप आएंगे तो आपको तिमोर सागर मिलेगा। तिमोर सागर के बाद आपको मिल जाएगा सोया सागर और फिर फ्लोरेस सागर, फ्लोरेस सागर। ठीक है, या सिलेबस सी से आप जावा सी आएंगे तो जावा सी के नीचे आपको फ्लोरेस सागर मिल जाएगा। ठीक है, फ्लोरेस सागर। उसके बाद आप यहां से थोड़ा सा और आगे की तरफ जाएंगे तो आपको थोड़ा सा और इधर आएंगे तो आपको यहां पर एक मिलेगा अंडमान सागर, अंडमान सी। ठीक, अंडमान सी के बाद यहां पर देखेंगे तो गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी। तो जावा सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड, फिर अंडमान सी। अंडमान सी के आगे जाएंगे तो बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ बंगाल के बाद भारत के ईस्टर्न कोस्ट से होते आएंगे तो आपको यहां पर मिलेगा मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी के थ्रू आप एंट्री कर जाएंगे, यहीं पे पाक स्ट्रेट है, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि के थ्रू आप मन्नार की खाड़ी में आएंगे और मन्नार की खाड़ी से आप एंट्री कर जाएंगे कहां पर, एंट्री कर जाएंगे आप अरेबियन सागर में, और अरेबियन सागर के ऊपर की तरफ जाएंगे ओमान देश के पास तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी। और ओमान की खाड़ी के आगे आप थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आपको मिलेगा द गल्फ या पर्सियन गल्फ। ये देखिए, यह है आपका द गल्फ या पर्सियन गल्फ, जिसको फारस की खाड़ी भी कहा जाता है। ठीक, फारस की खाड़ी के बाद आपका फिर से मिडिल ईस्ट का एरिया आ जाएगा, कैस्पियन सागर वगैरह वाला एरिया आ जाएगा। तो ये मुख्य वाटर बॉडीज है। नाम मैं एक बार फिर से लेता हूं जल्दी जल्दी। आपने देखा व्हाइट सी सबसे पहले, यहां पर आपने देखा व्हाइट सी, फिर बैरेंट सी, बैरेंट सी के बाद कारा सी, कारा सी के बाद लाप्टेव सी,
लाप्टेव सी के बाद आपने देखा ईस्ट साइबेरिया सी और फिर चुकची सागर, ये आर्कटिक जो सागर है उसके पार्ट है। उसके बाद आप आए बेरिंग सागर, आपने देखा बेरिंग सागर के बाद सी ऑफ ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर के पास में ततर जल संधि, ततर जल संधि या ओखोटस्क सागर के नीचे आप आए तो आप पहुंच गए सी ऑफ जापान में। सी ऑफ जापान के बाद येलो सागर, येलो सागर में गल्फ ऑफ पोहाई देखा आपने, फिर येलो सागर के नीचे ईस्ट चाइना सी देखा, ईस्ट चाइना सी के बाद साउथ चाइना सी देखा, साउथ चाइना सी में ही आपने गल्फ ऑफ टोंकिंग देखा, उसके नीचे सुलू सी, फिर सिलेबस, सिलेबस के बाद बांदा और आराफुरा, ये एक क्रम हुआ। सिलेबस के बाद अगर आप वेस्ट में आएंगे तो आपको मिल जाएगा जावा सागर, ठीक, और फिर उसके नीचे फ्लोरेस सागर, ठीक। फिर उसके बाद आप जावा सागर से नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो गल्फ ऑफ थाईलैंड मिला, फिर अंडमान सागर मिला, फिर बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के बाद आप आ गए मन्नार की खाड़ी में पाक स्ट्रेट के थ्रू, वहां से आप आ गए अरब सागर में, अरब सागर से गल्फ ऑफ ओमान में और गल्फ ऑफ ओमान से पर्सियन गल्फ में। इतनी वाटर बॉडीज है आपके एशिया के तरफ या एशिया महाद्वीप के चारों ओर, ठीक है। अब इतनी वाटर बॉडीज आपने देख ली, अब हम देखते हैं इन वाटर बॉडीज के अलावा कुछ मेजर जो आइलैंड्स हैं उनकी बात करते हैं, ठीक है। आइलैंड्स की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा क्या, या एक क्रम में चले तो आपको ये वाला जो क्षेत्र मिल रहा है, ये आप देख रहे हैं, ये एक पेनंसुला है जिसको कहा जाता है कामचटका प्रायद्वीप, कामचटका पेनंसुला, ठीक है, कामचटका पेनंसुला। कामचटका पेनंसुला के नीचे आएंगे तो आपको दो द्वीप मिलेंगे जो कि रशिया के हैं, ठीक है। आप देखिए यहां पर है, ये है आपका पूरा कामचटका पेनंसुला, ये पूरा का पूरा एरिया कामचटका पेनंसुला का है, मुख्य रूप से ये वाला तो कामचटका पेनंसुला हो गया। कामचटका पेनंसुला के नीचे आएंगे तो ये जो छोटे छोटे द्वीप दिख रहे हैं ये है क्यूराइल आइलैंड जो कि रशिया के हैं, क्यूराइल। और फिर इसी के ऊपर की तरफ आप देखेंगे ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड का नाम है सखालिन, सखालिन, ठीक है। कामचटका पेनंसुला ये भी रसिया का है, क्यूराइल आइलैंड ये भी रसिया का है और सखालिन आइलैंड ये भी रसिया का है, ठीक है। क्यूराइल आइलैंड के बाद आप नीचे आएंगे तो आपको जापान के कुछ द्वीप मिलेंगे। जापान के द्वीपों को देखें तो सबसे पहला ये है आपका होकाइडो, ये है होकाइडो, होकाइडो के नीचे ये है होन्शु, होन्शु के नीचे इधर अगर आप देखेंगे तो ये है क्यूशु, क्यूशु के नीचे अगर आप देखेंगे तो ये है शिकोकू, और फिर आप ये देखेंगे तो ये है रियुकू, रियुकू, ये चार है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, शिकोकू के बाद क्यूशु और रियुकू, ये मुख्य रूप से द्वीप है आपके जापान के, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और फिर रियुकू, ये क्रम है इनका, ठीक है। तो सबसे ऊपर आपने देखा होकाइडो को, एक नंबर होकाइडो, होकाइडो के बगल में 2 नंबर आपका है होन्शु, ठीक है, 3 नंबर आपका यहां पर है ये है शिकोकू और 4 नंबर है क्यूशु, ठीक है, फिर 5 नंबर है आपका रियुकू, ठीक। इसके अलावा 2 और द्वीप है जो जापान का ही है, एक यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये है बैनिन आइलैंड जो कि जापान का ही है, यहाँ पे वोल्केनो आइलैंड है, ये भी जापान का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कामचटका प्रायद्वीप, फिर क्यूराइल और सखालिन द्वीप, ये तीनों रसिया का है, फिर होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और रियुकू ये जापान के द्वीप है, ठीक है। इसके बाद आप इनके नीचे आएंगे तो आपको यहां पर देखिए ये एक आइलैंड मिलेगा जिसका नाम है ताइवान, यह है ताइवान, ठीक है, ताइवान। ताइवान को ही फार्मेसा भी कहा जाता है, फार्मेसा भी उसी का नाम है। ताइवान के नीचे आएंगे तो यह है आपका लुजोन, फिलीपींस द्वीप का ही एक द्वीप है लुजोन जो कि फिलीपींस का है, ठीक है। तो लुजोन आइलैंड, लुजोन आइलैंड के नीचे अगर आप आएंगे
ये फिलीपींस के थोड़ा सा ऊपर ही है, यहाँ पर लुजोन है, लुजोन के नीचे आपका फिलीपींस है, ठीक है। ये फिर फिलीपींस द्वीप समूह का पूरा एरिया है, ठीक है। फिलीपींस, फिलीपींस द्वीप समूह का एरिया गया, लुजोन हो गया, फिर फिलीपींस हो गया। फिलीपींस के बाद अगर आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा मिंडानाओ। यहां पर देखें तो एक और है मिंडानाओ, मिंडानाओ, ठीक है, मिंडानाओ। उसके बाद आपको इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आएंगे तो इंडोनेशिया वाले क्षेत्र में आपको 3-4 द्वीप और मिलेंगे। ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया द्वीप समूह का क्षेत्र हो गया। आप यहां पर देखें, यह है बोर्नियो, ठीक है। ये जहां पर सुलू सी देखा था, यहां पर आपका है सुलू, सुलू आइलैंड, बोर्नियो आइलैंड। जहां पर आपने सिलेबस सी देखा है वहां पर आपका सिलेबस आइलैंड है, तो सुलू आइलैंड, सिलेबस आइलैंड, है ना। उसके बाद आपका बोर्नियो और जावा, ये है आपका जावा, ये है बोर्नियो, ठीक है। तो ये मेजर आइलैंड्स हैं जो कि नॉर्थ टू साउथ क्रम में है, पैसिफिक ओशन के आइलैंड है और साथ ही साथ एशिया के ईस्टर्न कोस्ट पर सिचुएटेड है, ठीक है। ये आइलैंड्स आपने देख लिया। अब हमको क्या देखना है, अब हमको एक एक करके देखना है यहां पर जो मुख्य मुख्य जलसंधियां पाई जा रही हैं उन्हें। आइलैंड्स हमने देख लिया। आइलैंड्स देखने के बाद अब हमको देखना है जो मेजर स्ट्रेट्स हैं या जो मुख्य मुख्य जलसंधियां हैं एशिया महाद्वीप पे, उनकी बात करनी, ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं हम जलसंधियों की बात, ठीक है। सबसे पहले आप आइए जहां पर आपने सखालिन द्वीप देखा था, सी ऑफ ओकोटस्क में, यह है आपका सखालिन द्वीप, सखालिन द्वीप जो रशिया का है। सखालिन आइलैंड और रशिया वाले क्षेत्र के बीच में यहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक जलसंधि मिलेगी जिसको बोला जाता है ततर स्ट्रेट, ततर स्ट्रेट, ठीक है। अब ये जलसंधि है तो ये दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ेगी। तो आप मैप में देखिए, इस जलसंधि के एक तरफ है सी ऑफ ओखोटस्क और दूसरी तरफ है सी ऑफ जापान, यानी ततर जलसंधि सी ऑफ ओखोटस्क को जापान सागर से कनेक्ट करती है, ठीक है। दूसरी चीज क्या देखना होता है जलसंधियों में, तो ये दो स्थल खंडों को, दो लैंड जो होता है उसको अलग करते हैं। तो इस तरफ है आपका रूस का क्षेत्र और ये है आपका सखालिन द्वीप। तो ततर जलसंधि रूस को सखालिन आइलैंड से अलग करता है और ओखोटस्क सागर को जापान सागर या पूर्वी सागर से कनेक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद आप ये सखालिन द्वीप है, सखालिन द्वीप के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो यह है होकाइडो, होकाइडो जो कि जापान का है, ठीक है, होकाइडो। अब सखालिन द्वीप जहां खत्म हो रहा है और होकाइडो जहां शुरू हो रहा है, उनके बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक जलसंधि आपको मिलेगी और इस जलसंधि का नाम है सोया, सोया स्ट्रेट, ठीक है, सोया स्ट्रेट। तो सखालिन द्वीप के जस्ट नीचे है होकाइडो द्वीप। सखालिन द्वीप और होकाइडो द्वीप, इन दोनों के बीच में जो जलसंधि है उस जलसंधि का नाम है सोया स्ट्रेट, यानी सोया स्ट्रेट सखालिन द्वीप को होकाइडो द्वीप से अलग करती है। सखालिन द्वीप है रसिया का, होकाइडो है जापान का। तो आप ये कह सकते हैं कि रसिया के सखालिन आइलैंड को जापान के होकाइडो आइलैंड से अलग करती है सोया स्ट्रेट, ठीक है। अब जोड़ेगी किसको, तो इस तरफ है सी ऑफ जापान और इस तरफ है पैसिफिक ओशन। तो सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है ये सोया जलसंधि, ठीक है। सोया जलसंधि सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करेगी और सखालिन आइलैंड को होकाइडो आइलैंड से
अलग करेगी। ठीक है, सी ऑफ जापान को पैसिफिक से कनेक्ट करेगी और सखालिन को होकाइडो से जोड़ेगी, अलग करेगी इन दोनों संरचनाओं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो होकाइडो आपने द्वीप देखा, होकाइडो के बाद हमने कौन सा द्वीप देखा था, होन्शु। होन्शु, ठीक है, होन्शु द्वीप देखा था। तो जहां पर होकाइडो द्वीप और होन्शु द्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, वहीं पर एक जलसंधि है यहां पर, और इस जलसंधि का नाम है सुगारू। सुगारू स्ट्रेट। ठीक है, सुगारू स्ट्रेट कहां पर है, होकाइडो और होन्शु के बीच में, जो दोनों ही जापान के द्वीप हैं। तो होकाइडो और होन्शु के बीच में सुगारू जलसंधि है, जो जापान सागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ रही है और होकाइडो को होन्शु द्वीप से अलग कर रही है। ठीक है, इसके बाद आगे आप चलिए, तो आपको थोड़ा सा और नीचे की तरफ आइए। तो यहां पर देखिए, यह है आपका साउथ कोरिया। ठीक है, यह है साउथ कोरिया, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां पर हमने एक द्वीप देखा था जिसका नाम है क्यूशू, का नाम है क्यूशू। क्यूशू को बगल में है शिकोकू। तो यह है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया। ठीक है, तो साउथ कोरिया और क्यूशू द्वीप के बीच में अगर आप देखेंगे, ठीक है, साउथ कोरिया और क्यूशू द्वीप के बीच में, तो यहां पर आपको एक जलसंधि मिलेगी इस जगह पर। इस जलसंधि का नाम है कोरिया स्ट्रेट। इसका नाम है कोरिया स्ट्रेट। कोरिया स्ट्रेट जो क्यूशू द्वीप जापान को अलग करता है कोरिया के प्रायद्वीप से, कोरिया पेनिनसुला से अलग करता है क्यूशू द्वीप को, और जोड़ता किसको किससे है, तो इस तरफ है आपका येलो सी और इस तरफ है सी ऑफ जापान। तो येलो सी को सी ऑफ जापान से जोड़ता है ये कोरिया स्ट्रेट। ठीक है, आप अपने हाथ में कॉपी पेन रखिएगा और जो चीज जैसे मैं बताता जा रहा हूं उसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एटलस में अपने इनको देखते जाइएगा। अगर एटलस में जलसंधि का नाम नहीं मिलता है तो आपको वो जो क्षेत्र हैं, वो जो आइलैंड्स है वो मिल जाएंगे, तो जिनके बीच में जो है वो आप अपने पेन से वहां पर उस जलसंधि का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम यहां से आगे चलते हैं। यहां से अब हम कोरिया स्ट्रेट तक आ गए। कोरिया स्ट्रेट के आगे हम चलते हैं। कोरिया स्ट्रेट के अगर आप आगे चलेंगे तो आपको एक जगह मिलेगा, आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको एक द्वीप मिलेगा जो कि है ताइवान। यहां पर देखिए, यह है ताइवान द्वीप। ताइवान द्वीप के दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो ये चाइना वाला क्षेत्र है। ठीक है, चाइना का क्षेत्र है। तो चाइना के क्षेत्र और ताइवान के बीच में आपको एक जलसंधि मिलेगी। उस जलसंधि का नाम है फार्मेसा जलसंधि। फार्मेसा स्ट्रेट। फार्मेसा स्ट्रेट किसके किसके बीच में है, तो ये ताइवान को चाइना वाले क्षेत्र से अलग करती है। इसी फार्मेसा स्ट्रेट को ही कई बार ताइवान स्ट्रेट भी लिखा जाता है, ताइवान स्ट्रेट। ठीक, तो चीन को ताइवान जो द्वीप है उससे अलग करती है फार्मेसा या ताइवान स्ट्रेट। जोड़ेगी किसको किसको, तो आप देखें, एक तरफ है ईस्ट चाइना सी और दूसरी तरफ है साउथ चाइना सी। तो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करेगी ये ताइवान स्ट्रेट। ठीक है, ताइवान स्ट्रेट के बाद जहां पर आपने ताइवान देखा है, ताइवान के अगर आप नीचे देखेंगे तो एक छोटा सा द्वीप मिलेगा यहां पर। ये इस द्वीप का नाम है लुजोन, लुजोन द्वीप। तो ताइवान और लुजोन द्वीप के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जलसंधि मिलेगी और उस जलसंधि को भी कहा जाता है लुजोन स्ट्रेट। तो लुजोन स्ट्रेट किसको किससे अलग कर रही है, तो ताइवान को लुजोन आइलैंड से ये अलग कर रही है, और कनेक्ट किसको करेगी, तो इस तरफ है आपका साउथ चाइना सी और इस तरफ है फिलीपींस सी या पैसिफिक ओशन।
तो साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करेगी और ताइवान को लुजोन द्वीप से अलग करेगी, ये लुजोन जल संधि। ठीक है, लुजोन जल संधि के बाद आप थोड़ा सा और नीचे आइए तो आपको यहां पर एक आइलैंड मिलेगा, जिस आइलैंड का नाम है बोर्नियो। यहां पर देखिए ये है आपका बोर्नियो आइलैंड, और इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये है आपका सेलेबस आइलैंड। ठीक है, सेलेबस आइलैंड। बोर्नियो और सेलेबस आइलैंड के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जलसंधि मिलेगी, उस जलसंधि का नाम है मकासार जलसंधि, मकासार स्ट्रेट। ये मकासार स्ट्रेट बोर्नियो को सेलेबस द्वीप से अलग करती है और जोड़ती किसको किसको है, तो सेलेबस सागर को जावा सागर से, सेलेबस को जावा सागर से जोड़ती है। ठीक है, मकासार स्ट्रेट के बाद आप और थोड़ा सा नीचे आइए तो आपको दो द्वीप मिलेंगे। एक द्वीप का नाम है सुमात्रा, ये देखिए ये है आपका सुमात्रा आइलैंड ये पूरा, और दूसरा द्वीप है यहां पर देखिए तो ये है जावा। ठीक है, सुमात्रा और जावा द्वीप। सुमात्रा और जावा द्वीप के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जलसंधि मिलेगी यहां, इन दोनों के बीच में, इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक जलसंधि मिलेगी और इस जलसंधि का नाम है सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट। तो सुंडा स्ट्रेट सुमात्रा को जावा से अलग करता है, सुमात्रा आइलैंड को जावा आइलैंड से अलग करेगा और जावा सागर को, यहां पर देखिए यह है जावा सागर, जावा सागर को इंडियन ओशियन से कनेक्ट करता है। ठीक, जावा सागर को इंडियन ओशन से कनेक्ट करेगा और सुमात्रा आइलैंड को जावा आइलैंड से अलग करता है। ठीक है, यह ध्यान रखना है सुंडा जलसंधि के बारे में। अब सुंडा जलसंधि के बाद आप थोड़ा सा और आगे आइए तो आपको ये सुमात्रा द्वीप आपने देखा, सुमात्रा द्वीप के जस्ट ऊपर देखें तो यह है आपका मलेशिया, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया। तो सुमात्रा द्वीप और मलेशिया इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो आपको एक जलसंधि मिलेगी, जिस जलसंधि का नाम है मलक्का जलसंधि, यहां पर मिलेगी इस तरीके से, यह है आपका मलक्का स्ट्रेट, मलक्का स्ट्रेट। ये मलक्का स्ट्रेट मलेशिया के प्रायद्वीप को या मलय पेनंसुला को अलग करता है सुमात्रा द्वीप से। ठीक है, मलय पेनंसुला को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है और जोड़ता है, इस तरफ देखिए तो ये है आपका जावा सागर और इस तरफ है अंडमान सागर, तो जावा सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है ये मलक्का स्ट्रेट। ठीक है, इसके बाद जहां पर आपने मलय पेनंसुला देखा, मलय पेनंसुला के जस्ट नीचे अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा देश मिलेगा जिसका नाम है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। मलेशिया या मलय प्रायद्वीप के जस्ट नीचे आपको एक छोटा सा देश मिल जाएगा सिंगापुर नाम का। ठीक है, और सिंगापुर और मलेशिया के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक छोटी सी जलसंधि, वो आपको मैप में नहीं मिलेगा, उस जलसंधि का नाम है जाहौर, जाहौर स्ट्रेट। ठीक है, तो मलेशिया और सिंगापुर के बीच में एक जलसंधि है, उस जलसंधि का नाम है जाहौर जलसंधि या जोहार जलसंधि भी कई बार लिखा जाता है। ठीक है, ये जोहार जलसंधि मलेशिया को सिंगापुर से अलग करती है और साउथ चाइना सी को जापान सी से जोड़ती, जावा सी से, जापान नहीं, यहाँ पे साउथ चाइना सी है और यहाँ पर जावा सी है, तो जावा सी को साउथ चाइना सी से कनेक्ट करती है ये जाहौर स्ट्रेट। ठीक है, इस तरफ की हो गई। अब आप एक यहां पर आ जाइए जहां पर आपने पर्शियन गल्फ देखा था। ठीक है, ठीक है, पर्शियन गल्फ या ओमान की खाड़ी जहां पर आपने देखा था, तो ओमान की खाड़ी के पास में अगर आप आएंगे तो आपको एक जलसंधि मिलेगी यहां पर, यह है आपका गल्फ ऑफ ओमान और यह है पर्शियन गल्फ। इन दोनों के बीच में अगर आप देखेंगे तो एक जलसंधि मिलेगी जिसका नाम है हारमुज, हारमुज स्ट्रेट।
ये जो हार्मुज स्ट्रेट है ये जोड़ता किसको किसको है, तो ये फारस की खाड़ी, इस तरफ पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ को जोड़ता है गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है। और अलग किसको किसको करता है, तो यहां पर द्वीप है यूएई और ओमान, तो यूएई और ओमान को अलग करता है दूसरी तरफ जो ईरान शहर है उससे, ईरान देश है उससे। तो इस तरफ है ईरान और इस तरफ है यूएई और ओमान। तो यूएई और ओमान को हार्मुज जल संधि अलग करता है ईरान से और जोड़ता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, ठीक है। ये जल संधियों की बात हो गई हमारे एशिया महाद्वीप के अंतर्गत, ठीक है। यहीं पर अगर आप देखेंगे ईरान के तट पर हार्मुज जल संधि के पास में तो बंदर अब्बास नाम का एक बंदरगाह है ईरान के ही तट पर, ठीक है। ये जल संधियां हो गई। जल संधियों की बात अगर हम एक बार फिर से तेजी से देखें तो आप तेजी से देखिए कौन कौन सी जल संधियां हैं, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूं। सबसे ऊपर आइए, सखालिन द्वीप के पास में, सखालिन द्वीप और रूस के बीच में ततर जल संधि है, ठीक है। सखालिन बीच और रूस के बीच में ततर जल संधि जो ओखोटस्क सागर को सियाफ जापान से जोड़ता है, ठीक है। उसके नीचे आइए तो सखालिन द्वीप और होकाइडो द्वीप के बीच में सोया जल संधि है जो सी ऑफ जापान को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है। फिर होकाइडो और होन्शु के बीच में अगर आप आएंगे तो होकाइडो और होन्शु के बीच में आपको मिलेगा सुगारू जल संधि, ठीक, होकाइडो और होन्शु के बीच में, और ये भी जापान सागर को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद इस तरफ अगर आप आएंगे उसी के नीचे होन्शु द्वीप के नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा एक द्वीप जिसका नाम है क्यूशु, जापान का ही है। क्यूशु द्वीप के वेस्ट में देखेंगे तो कोरिया मिलेगा, कोरियन प्रायद्वीप मिलेगा। तो कोरियन प्रायद्वीप और क्यूशु द्वीप के बीच में आपका कोरिया स्ट्रेट है जो कि येलो सी को या साउथ ईस्ट चाइना सी को सी ऑफ जापान से जोड़ता है, ठीक है। उसके नीचे आइए, उसके नीचे आप आएंगे तो ताइवान द्वीप है, ताइवान द्वीप और चाइना के बीच में आपको ताइवान या फार्मोसा स्ट्रेट मिल जाएगा जो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है, ठीक है। ताइवान द्वीप के नीचे लुजोन द्वीप है और उन दोनों के बीच में आपको लुजोन जल संधि मिल जाएगी। लुजोन जल संधि बेसिकली साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करती है। उसके नीचे आप आ जाइए तो आपको बोर्नियो और सेलेबस द्वीप के बीच में मकासार स्ट्रेट मिल जाएगा जो बोर्नियो को सेलेबस से अलग करता है और सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ता है, ठीक है। यहां से आप आ जाइए थोड़ा सा और नीचे तो जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में आपको सुंडा स्ट्रेट मिल जाएगा, जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा स्ट्रेट जो कि जावा सागर को इंडियन ओशन से कनेक्ट करता है। फिर सुमात्रा और मलय जो पेनिनसुला है उसके बीच में आपको मलक्का स्ट्रेट मिल जाएगा जो कि मलेशिया के प्रायद्वीप को, मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा आइलैंड से अलग करता है और जावा सी को अंडमान सी से कनेक्ट करता है। फिर मलय प्रायद्वीप जहां आपने देखा उसी के नीचे एक छोटा सा देश है सिंगापुर, उस सिंगापुर के पास में मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के बीच में देखेंगे तो जाहौर स्ट्रेट मिल जाएगा या जोहार स्ट्रेट मिल जाएगा जो कि कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी को जावा सी से, ठीक है। उसके बाद इतनी जल संधियों की बात कर लेने के बाद आप आ जाएंगे अपोजिट साइड जहां पर आपने पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान देखा था। तो पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ती हुई एक जल संधि है जिसका नाम है हार्मुज स्ट्रेट। ये हार्मुज स्ट्रेट अलग करेगा यूएई और ओमान को ईरान देश से, ठीक है। तो ये वाटर बॉडीज हो गई एशिया की, ठीक है। हमने एशिया के चारों तरफ जो भी वाटर बॉडीज हैं, जो भी आइलैंड्स हैं इंपॉर्टेंट और जो भी रिवर्स हैं उनकी बात हमने कर ली है, ठीक है। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, रिवर्स आइलैंड में हमने आपको जापान के द्वीप बताए, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु और ryukyu। ये 5 द्वीप हैं, इनका एक तो नॉर्थ टू साउथ क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसमें ध्यान रखना है कि जापान का जो सबसे इंपॉर्टेंट द्वीप है ना, जापान का जो सबसे महत्वपूर्ण आइलैंड है उस आइलैंड का नाम है होन्शु,
ठीक है। होन्शी जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है और जापान के जितने मेन सिटीज हैं वो सब होन्शु आइलैंड पर ही पाया जाता है। जैसे जापान की राजधानी अगर आप, ये है सबसे बड़ा वाला, ये है आपका होन्शु द्वीप, ठीक है, ये है होन्शु। तो जापान की राजधानी अगर आप टोक्यो देखेंगे तो वो भी होन्शु द्वीप पर है। इसके अलावा होन्शु द्वीप पर एक शहर है ओसाका, एक शहर है नागोया, ठीक, एक शहर है आइची। ये सब आपका मेजर सिटी है। इसके अलावा जो हिरोशिमा शहर है वो भी इसी पर है, ठीक। ये सारे मेजर सिटीज जो है वो होन्शु में ही है। अब होन्शु की बात, होन्शु में जो हमने ओसाका शहर देखा, ओसाका शहर में कॉटन इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ है, इसलिए ओसाका को मैनचेस्टर ऑफ जापान कहते हैं, मैनचेस्टर ऑफ जापान, ठीक है। इसके बाद अगर हम नागोया की बात करें, नागोया शहर की, तो नागोया जो शहर है वहां पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा हुआ है, इसलिए इसको डेट्रॉयट ऑफ जापान कहा जाता है, डेट्रॉयट ऑफ जापान कहा जाता है इस नागोया शहर को, ठीक है। अब इतनी बातें देख लेने के बाद अब हम एक बार ओवरव्यू करते हैं जापान के ये जो एशिया के जो मेन कंट्रीज हैं उनको, ठीक है। यहां पर हम एक बार देख लेते हैं एशिया के कंट्रीज को। एशिया के कंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले रशिया है, ठीक है, रशिया है जो कि एशिया और यूरोप इन दोनों कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। इन दोनों कॉन्टिनेंट में रशिया आ जाता है। ये पूरा का पूरा ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं पिंक कलर का, ये रशिया, ठीक है। रशिया के बाद अगर हम बात करें जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसके सबसे ईस्टर्न मोस्ट कंट्री की, ये जो जापान है, यहां पर देख रहे हैं, यहाँ पे ये जापान है ना, ये जापान जो है ये ईस्टर्न मोस्ट जो कंट्री है उस वो है जापान, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट जापान है, इसलिए ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल भी कौन हो जाएगी, टोक्यो, जो कि जापान की ही राजधानी है, ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट जो देश है वो कौन सा हो जाएगा, वो है रशिया, ठीक है। लेकिन अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल की बात करें, कैपिटल सिटी की बात करें एशिया की, तो आपको हो सकता है आपको लग जाए कि मॉस्को होगा, ये है मॉस्को, लेकिन मॉस्को नहीं होगा क्योंकि मॉस्को जो क्षेत्र है वो रशिया के यूरोप वाले क्षेत्र में पड़ जाता है, ठीक है। इसलिए नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल अगर आप देखेंगे तो ये है फिर आपका रशिया के बाद जो देश है उसका नाम है कजाखस्तान, ठीक है, कजाखस्तान। तो अगर हम नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी की बात करें तो वो मॉस्को ना होकर कजाखस्तान की राजधानी जो है वो है अस्ताना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कजाखस्तान की राजधानी मिल जाएगी अस्ताना, ठीक है, अस्ताना। ये नॉर्दर्न मोस्ट जो है कैपिटल सिटी, इस जगह पर आपको अस्ताना मिल जाएगा। ये नॉर्दर्न मोस्ट कैपिटल सिटी है एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है। वेस्टर्न की अगर आप बात करें, वेस्टर्न मोर जो सबसे पश्चिमी देश है उसकी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर है टर्की। ये टर्की जो देश है ये एशिया का सबसे पश्चिमी देश है या सबसे पश्चिमी देश है, और साथ ही साथ अगर सबसे वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल सिटी की बात करें तो टर्की की राजधानी अंकारा ये सबसे पश्चिमी राजधानी है, ठीक है। हालांकि टर्की के नीचे अगर आप देखेंगे एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है साइप्रस, और साइप्रस की राजधानी है निकोशिया। तो अगर आप देखेंगे तो साइप्रस और निकोशिया में तो आपको ये कंफ्यूजन हो सकता है कि निकोशिया शायद वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल है, लेकिन ऐसा है नहीं। अंकारा जो टर्की की राजधानी वही सबसे सदर्न मोस्ट राजधानी है,
ठीक है, सबसे वेस्टर्न मोस्ट, सदर्न नहीं। तो हमने नॉर्थ का देख लिया, ईस्ट का देख लिया, वेस्ट का देख लिया। अगर हम सदर्न मोस्ट की बात करें तो इंडोनेशिया द्वीप समूह जो है वही सदर्न मोस्ट कंट्री है आपका, जो एशिया कॉन्टिनेंट है उसका। ठीक है, तो इसके बाद अगर आप एशिया कॉन्टिनेंट देखेंगे तो उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो नॉर्थ पोल के पास में या नॉर्दर्न हेमस्फीयर में पड़ता है। हालांकि इंडोनेशिया द्वीप समूह के कुछ द्वीप ऐसे हैं जो सदर्न हेमस्फीयर में भी पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो इंडोनेशिया सबसे सदर्न मोस्ट कंट्री है और इंडोनेशिया की राजधानी है जो कि है जकार्ता। आप यहां पर देखें, यह है जकार्ता। हालांकि अभी हाल में ही इंडोनेशिया ने जकार्ता से अपनी राजधानी हटाकर कर दिया कालीमंतान। यहां पर बोर्नियो जो द्वीप है, यहां पर इस बोर्नियो द्वीप में देखेंगे तो एक जगह मिलेगा आपको कालीमंतान। कालीमंतान राजधानी शिफ्ट कर दिया, हालांकि फिर भी सदर्न मोस्ट राजधानी अभी भी कालीमंतान ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये सदर्न मोस्ट क्षेत्र हो गया आपके एशिया का जो क्षेत्र है उसका। ये हमने चार तरफ से देख लिया। अब अगर हम मेजर कंट्रीज और उनकी राजधानियों की बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी आपने अस्ताना देख लिया। ठीक है, कजाकिस्तान में एक दो चीजें और आप देख लीजिए। कजाकिस्तान में ही एक झील है लेक बाल्कस, बाल्कस झील है कजाकिस्तान में ही। ठीक है, और कजाकिस्तान में बाल्कस झील के जस्ट ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो आपको मिलेगा करगंडा बेसिन। ये करगंडा बेसिन वाला जो क्षेत्र है ये कोयला उत्पादन के लिए फेमस है, कोल प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ठीक है, और लेक बाल्कस का जो एरिया है ये पूरा का पूरा एरिया यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है, यूरेनियम प्रोडक्शन के लिए। और पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा यूरेनियम जो है वो कजाकिस्तान और कनाडा जो देश हैं इन्हीं में पाया जा रहा है। तीन देश मुख्य रूप से, कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन तीन में ही यूरेनियम का जो प्रोडक्शन है वो हमेशा सबसे ज्यादा रहता है। इवन सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वर्तमान में कजाकिस्तान करता है, फिर कनाडा करता है। ठीक है, तो ये लेक बाल्कस के पास में ही पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद कजाकिस्तान में ही आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक झील मिलेगी जिसका नाम है अरल सागर। ठीक है, ये कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाता है। ठीक है, तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में बॉर्डर बनाती है ये जो अरल सागर है, अरल सागर का क्षेत्र। ठीक है, अरल सागर। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान के बीच में अरल सागर है। उज्बेकिस्तान की राजधानी देखेंगे तो ताशकंद, यहां पर देखिए ये है ताशकंद जो उज्बेकिस्तान की राजधानी। ठीक है, कजाकिस्तान आपने देख लिया। उज्बेकिस्तान के बगल में अगर आप देखेंगे तो है किर्गिस्तान, और इस किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। किर्गिस्तान के अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है दुशांबे। तजाकिस्तान, उसकी राजधानी दुशांबे। उसके बाद उज्बेकिस्तान के नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जिसकी राजधानी है अशगाबाद। अशगाबाद। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान। ये जो पांच देश हैं जो हमने देखा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, इन पांचों को सेंट्रल एशिया के कंट्रीज में गिना जाता है। ठीक है, ये मध्य एशिया के देशों में आते हैं। ठीक, इनकी राजधानी जरूर ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछने की संभावना इन्हीं राजधानियों को रहता है। इसके बाद कजाकिस्तान के नीचे आप आएंगे तो आपको मिल जाएगा अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल। फिर पाकिस्तान मिल जाएगा जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद। यहां से पश्चिम में आइए तो आपको मिलेगा ईरान देश जिसकी राजधानी है तेहरान। ठीक है, तेहरान। इसके बाद ईरान के ऊपर जाएंगे कैस्पियन सी के वेस्ट में तो आपको मिलेगा अजरबैजान जिसकी राजधानी है बाकू। ठीक है, बाकू। अजरबैजान के बगल में जाएंगे तो आर्मेनिया है जिसकी राजधानी है येरेवान। आर्मेनिया, उसकी राजधानी येरेवान।
फिर आपका है टर्की जिसकी राजधानी है अंकारा, ठीक है, अंकारा। इसके बाद आप टर्की के नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा इराक, इराक की राजधानी है बगदाद, ठीक है, बगदाद। फिर इराक के बगल में देखेंगे तो शहर देश है सीरिया, सीरिया की राजधानी है दमिश्क, ठीक है। फिर आपका जॉर्डन है, जॉर्डन की राजधानी अगर आप देखेंगे तो एमरियान है। फिर आपका इजराइल है, इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक है। फिर आपका बेरूत देश है, बेरूत देश की अगर आप राजधानी देखेंगे तो बेरूत सिटी ही उसकी राजधानी है। फिर नीचे आएंगे तो आपको सऊदी अरब मिल जाएगा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब के नीचे आएंगे तो यमन मिलेगा, यमन की राजधानी है सना, ठीक है, सना। यमन के ईस्ट में जाएंगे तो ओमान मिलेगा, ओमान की राजधानी है मस्कट। ओमान के ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो यूएई है जिसकी राजधानी है अबू धाबी, ठीक है, अबू धाबी। इसके बाद आप यूएई के हल्का सा ऊपर देखेंगे तो कतर आपको मिलेगा और कतर की राजधानी मिलेगी दोहा, ठीक है, कतर की राजधानी दोहा। कतर के थोड़ा सा पास में जाएंगे तो एक छोटा सा द्वीप मिल जाएगा आपको जिसका नाम है बहरीन और बहरीन की राजधानी है मनामा, ठीक है, बहरीन की राजधानी है मनामा। ये इतने देश आपने देख लिया, इन देशों को मिडिल ईस्ट कंट्री कहा जाता है। ये जितना आपने इजराइल, इराक, ईरान, जॉर्डन, सीरिया, ये बेरूत, ये जो देखा है ना, यूएई, ये सब देश मिडिल ईस्ट के नाम से जाने जाते हैं, मध्य पूर्व देश के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ के बाद आप आएंगे तो ये है आपका इंडिया जिसकी राजधानी है दिल्ली। फिर नेपाल की राजधानी काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, ठीक। फिर आपका आ गया म्यांमार, म्यांमार की राजधानी है रंगून, ठीक है। इसके बाद म्यांमार के आगे आप आएंगे तो यह है थाईलैंड, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ठीक। थाईलैंड के बगल में वियतनाम है, वियतनाम की राजधानी है लाओस, वियतनाम की राजधानी है हनोई, ठीक है, वियतनाम की राजधानी है हनोई। वियतनाम के पश्चिम में देखेंगे तो लाओस देश है जो कि एक लैंड लॉक्ड कंट्री है जिसकी राजधानी वियंतियन, ठीक है, वियंतियन। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो कंबोडिया देश है जिसकी राजधानी नाम पेन है, कंबोडिया की राजधानी नाम पेन है, ठीक है। इसके बाद आप और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो मलेशिया है, मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर के बाद आपको सिंगापुर मिलेगा जिसकी राजधानी भी है सिंगापुर, ठीक। फिर इंडोनेशिया मिलेगा जिसकी राजधानी वर्तमान में कालीमंतान है जो कि बोर्नियो द्वीप पर है, ठीक है। फिर आप आ जाइए इस तरफ तो ये चाइना है जिसकी राजधानी है बीजिंग, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, ठीक है। जापान की आपने देख लिया टोक्यो। ये मुख्य देश हैं। ये है साउथ कोरिया जिसकी राजधानी है सियोल, ये है नॉर्थ कोरिया जिसकी राजधानी है प्योंगयांग, प्योंगयांग है नॉर्थ कोरिया की राजधानी। ये मेजर देश हैं, मेजर कंट्रीज हमने देख लिया और उन कंट्रीज की जो राजधानियां हैं वो हमने देख लिया, ठीक है। इनमें आप सबसे ज़्यादा ये जितने तान आपने देखा था इनकी राजधानी ध्यान रखिएगा और साथ ही साथ फिर मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनकी राजधानियां विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आज हमने एशिया के चारों तरफ वाटर बॉडीज देख लिया, एशिया के चारों तरफ जो जलसंधियां हैं उनको देख लिया, एशिया के देशों को देख लिया और साथ ही साथ हमने एशिया के जो मुख्य जो देश है उनके कैपिटल्स को भी देख लिया, ठीक है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे और कल के सेशन में हम एशिया के रिवर्स को देखेंगे और रिवर्स के साथ साथ जो मेन सिटीज हैं उनकी बात कर लेंगे और फिर हम माउंटेन्स और लेक्स देख लेंगे। तो हमारी एशिया की जो चर्चा है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।